मुकुलपुर कहकर एक गांव में जानकी अपनी 8 साल की बेटी अन्वी के साथ रहा करती थी। जानकी के पति ने उसे बहुत सालों पहले ही छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया था। जानकी एक दर्जी होती है और वो सिलाई बुनाई के काम के साथ साथ अपने घर के पास ही एक कोठी में झाड़ू पोंछा भी किया करती है। अरे ओ निकम्मी, ठीक से साफ कर, वरना मैं तेरा ही पत्ता साफ कर दूंगी, समझी तो? जी 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 मालकिन। जानकी जहाँ काम करती थी वहाँ के मालिक और मालकिन दोनों ही काफी सख्त थे। उनको भी एक 8 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है रिया। रिया के माता पिता जानकी से खूब काम कराते थे और उसे तनख्वाह भी काफी कम मिलती थी। अरे ओ जानकी बहन, जरा हमारी ये साड़ी तो सिल दो। सुना है तुम बहुत ही अच्छी सिलाई करती हो। जी जी बहन जी, लोग कहते तो हैं ऐसा, अब ऊपर वाला ही जाने। अरे कमला बहन, बेझिझक होकर दे दो इसे अपने सारे कपड़े सिलने। इसके हाथ में तो जादू है, जादू। अगर ये चाहे तो एक पोचे के कपड़े को भी सुंदर बना दे। धन्यवाद बहन जी। गली की सभी औरतें जानकी के पास ही सिलाई का काम करवाने आती थी। जानकी सिलाई के काम से घर खर्च चलाया करती थी। वो दिन रात घड़ी के कांटे की तरह लगातार काम किया करती थी। माँ, आप दिन रात इतना सारा काम करती हो, आप ये सब करते करते थकते नहीं हो क्या? या फिर आपके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे आप इतनी ताकतवर हो? बताओ ना माँ। अन्वी बेटा, मैं एक माँ हूँ और एक माँ चाहे जितनी भी थक जाए उसमें ताकत आ ही जाती है, और ये ताकत उसे भगवान जी देते हैं। सच्ची? हाँ बेटा, चलो अब जल्दी से ये दूध खत्म करो और सो जाओ, फिर कल सुबह जल्दी उठकर पाठशाला भी तो जाना है ना तुम्हें। हाँ माँ। जानकी अपनी बेटी अन्वी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही होती है। एक दिन जब मालिक और मालकिन की बेटी रिया का जन्मदिन होता है, तब वहां जानकी और अन्वी भी आ जाते हैं। जानकी रसोई में सारे काम निपटा रही होती है, वहीं अन्वी रसोई के एक कोने में बैठी होती है। अन्वी बेटा, मैं यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हूँ। देखो, यहाँ कोने में बैठकर तुम्हें कितने पसीने छूट रहे हैं। एक काम करो, तुम यहाँ से उठकर बाहर बर्थडे पार्टी में चली जाओ बेटा, वहाँ सबको देखकर तुम्हें अच्छा भी लगेगा। जाओ। ठीक है माँ। अन्वी उठकर बाहर पार्टी में चली जाती है। तभी रिया और उसके अमीर दोस्त अन्वी को देखकर हंसने लगते हैं। अरे अन्वी, ये फटे हुए कपड़े वाली लड़की कौन है जो तेरे घर आई है? कितनी फनी लग रही है यार ये। दोस्तों, ये लड़की मेरे घर के नौकरानी की बेटी है। गरीब है ना, इसीलिए इसने ये फटे हुए कपड़े पहने हैं। अब इन गरीबों के पास मेरी तरह महंगे और सुंदर कपड़े कहाँ से आएंगे? रिया और उसके दोस्त अन्वी का खूब मजाक उड़ाते हैं, जिससे बेचारी अन्वी को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर रोने लगती है। अरे अन्वी, अब बेटा क्या हुआ? बोलो ना, तुम रो क्यों रही हो? चोट लग गई क्या? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें बेटा? माँ, मेरे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं है? मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। क्यों माँ? अगले महीने मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी रिया जैसे सुंदर कपड़े पहनने हैं। वादा करो, आप दिलाओगे ना मुझे वैसे कपड़े? लेकिन अन्वी बेटा, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें सुंदर कपड़े दिलाऊंगी और तुम्हारा जन्मदिन भी अच्छे से मनाऊंगी, ठीक है? शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत अच्छी। जानकी ने अपनी बेटी से वादा तो कर दिया था, लेकिन अभी उस वादे को निभाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि एक महीने में वो जितना कमाती थी वो सारे पैसे सभी जरूरी खर्चों को पूरा करने में खर्च हो जाते थे। अन्वी से वादा तो कर दिया है, अब बस मैं उसे निभाने में सफल हो जाऊं, इतनी कृपा करना भगवान जी। अगले महीने जब अन्वी का जन्मदिन आता है, तब जानकी के पास इतने पैसे जुट नहीं पाते हैं। जिसका डर था वही हुआ।
मेरे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए। मैं क्या करती? जो पैसे अनवी के जन्मदिन के लिए बचा कर रखे थे वो उसकी पाठशाला की फीस भरने में चले गए। अगर फीस नहीं भरती तो उसे पाठशाला से बाहर कर दिया जाता। अब मैं क्या करूं? माँ, आज मेरा जन्मदिन है, आपने मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाए? नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं ला पाई। मेरे पास उतने पैसे ही नहीं बच पाए। क्या? इसका मतलब अब मैं नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी? लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया था ना माँ। आपने ये अच्छा नहीं किया माँ। जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन अनवी, बेटा मेरी बात तो सुनो। अनवी। अनवी जानकी से रूठ जाती है। जानकी बहुत परेशान हो जाती है। नहीं, मैं अपनी बेटी को उसके जन्मदिन के दिन रोने नहीं दूंगी। मैं उसके लिए नए कपड़े खरीद नहीं सकती तो क्या, लेकिन नए कपड़े तो बना सकती हूँ। जानकी के पास कोई कपड़ा नहीं था। इसके लिए वो जंगल जाकर घास फूस इकट्ठा करके उसका एक खूबसूरत सा ड्रेस बनाती है, जिसे देखकर अनवी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है। ये आपने बनाया? हाँ अनवी बेटा, ये ड्रेस मैंने ही बनाई है तुम्हारे लिए। जन्मदिन मुबारक हो अनवी, मेरी लाडली प्यारी सी बिटिया रानी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अनवी वो घास फूस से बना ड्रेस पहनती है और उसे उस ड्रेस में देख आस पड़ोस के सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह अनवी बिटिया, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है। यकीन ही नहीं हो रहा ये घास से बना ड्रेस भी इतना सुंदर हो सकता है। सच में जानकी, तुम तो बहुत ही बढ़िया कलाकार हो। तभी गांव में आई एक पर्यटक अनवी को देख उसका वीडियो शूट करती है और उससे कहती है, जानकी दीदी, अगले हफ्ते शहर में एक फैशन शो होने जा रहा है। आपकी बेटी का ये घास का ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही यूनिक भी। आप अपनी बेटी को उस फैशन शो में भाग लेने दीजिए। जीतने वाले को पूरे 5 लाख का इनाम मिलेगा। क्या? हाँ जानकी दीदी। माँ, मुझे उस फैशन शो में हिस्सा लेना है। मैं आपका बनाया हुआ घास का ड्रेस पहनकर जाऊंगी और देखना, मैं जाकर आपका नाम भी रोशन करूंगी। ठीक है अनवी बेटा, तुम उस फैशन शो में जरूर हिस्सा ले सकती हो। धन्यवाद माँ। मैं इस गांव में अभी और 5-6 दिन तक हूँ, फिर निकलते वक्त आप दोनों मेरे साथ ही चलना, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। उस पर्यटक की बात मान जानकी अनवी को फैशन शो में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके लिए एक नया सुंदर सा घास फूस और फूल पत्तियों वाला ड्रेस बनाती है, जिसे पहनकर अनवी फैशन शो में जाती है और उसके इस अनोखे ड्रेस को देखकर जजेस इम्प्रेस हो जाते हैं। अनवी उस फैशन शो को जीत जाती है और उसे एक सुनहरी ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है, जिससे वो और उसकी माँ खूब अमीर हो जाते हैं और एक बड़े घर में रहने लगते हैं। घास के ड्रेस से मशहूर होकर जानकी को अब घास के फैशनेबल ड्रेस बनाने के कई सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं और इस तरह वो दोनों माँ बेटी जीवन में आगे बढ़कर खूब तरक्की करते हैं। नंदा के बेटे मानव की शादी रितिका से होती है। नंदा के घर में उसका पति सोमेंद्र और नौकरानी बिल्लू भी रहती है। नंदा बहुत ही चटोरी होती है और उसे सबसे ज्यादा काजू खाना बहुत पसंद होता है। एक दिन नंदा जब अपने मायके जाती है, तभी उसकी बूढ़ी माँ सीमा उसे काजू से भरे बड़े बड़े डब्बे देती है। ये काजू हमारे गांव के काजू हैं। इनका स्वाद शहर की काजू से लाख गुना अच्छा और मजेदार है। ठीक है अम्मा, धन्यवाद। नंदा घर पर जाकर उन 5 डब्बों को रसोई में छुपा देती है। अब इन काजुओं को कोई नहीं खा पाएगा। ये काजू तो सिर्फ मेरे लिए ही लाए हैं। लेकिन 2 दिन बाद सुबह उठकर जब नंदा काजू के डब्बों को देखती है, तो काजू के 2 डब्बे पूरी तरह खाली हो चुके होते हैं। मैं तो लुट गई। नंदा की ये चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले घबरा जाते हैं और तुरंत रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने कोई भूत देख लिया क्या?
अरे मानव की माँ, कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया ना दिन दहाड़े? माँ, आप ठीक तो हो ना माँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे काजू चोरी हो चुके हैं। मेरे काजू को किसी ने खा लिया है। बड़ी मालकिन, आप कब से काजू का बिजनेस डालकर बैठ गई हैं? अरे कलमुही बिल्लो रानी, मैंने अपने मायके से पूरे 5 डिब्बे भरकर गांव के काजू लाए थे, और वो काजू कोई मामूली साधारण काजू नहीं थे, वो एक किस्म से बेशकीमती काजू थे। नंदा बहुत भावुक हो जाती है, वहीं सभी उसे इस तरह देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, माना कि गांव के काजू खत्म हो गए हैं, उसके बदले मैं नए काजू ऑर्डर कर देता हूँ ना। नहीं मानव बेटा, गांव में जो काजू मिलते हैं वो सिर्फ थोड़े ही मिलते हैं, और वो इसी कारण बहुत महंगे भी होते हैं। मेरे काजू मेरे लिए किसी गहने जेवरात से कम नहीं थे। जल्दी बताओ, किसने गट के सारे काजू? जल्दी बताओ। अरे मानव की माँ, मोर आ गई हो का? भला कोई क्यों तुम्हारे काजू खाएगा? मैंने तो ना खाए भैया। मैंने भी नहीं खाए हैं माँ जी। मैंने भी नहीं खाए। झूठ, तुम सब झूठ कह रहे हो। मैं तो अब तुम लोगों की तलाशी भी नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर जो रहेंगे काजू। माँ जी, पिछले 2 दिनों में तो घर में कोई आया भी नहीं है। घर में सिर्फ आप, पापा जी, मानव, मैं और बिल्लू रहते हैं। अब हम सब कह रहे हैं कि हमने नहीं खाया तो नहीं खाया, मान लीजिए ना। क्यों इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा बना रही हो आप? ए ऋतिका बहू, तू अपनी जबान मत लड़ा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मेरे काजू, मेरे काजू, मेरे काजू। अब तो मैं इन काजुओं को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि कोई इन्हें देख भी नहीं पाएगा। मेरे काजू मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। इतने महंगे काजू हैं, इन्हें अब थोड़ा थोड़ा ही खाना होगा, क्योंकि मुझे इनके खत्म होने पर नए काजू जल्दी नहीं मिलेंगे। नंदा काजू के 3 डब्बों को लेकर घर में कहीं छुपाने जा रही होती है, तभी रास्ते में रितिका आ जाती है। अरे माँ जी, आप क्यों इन 3 डब्बों को लेकर जा रही हो? लाओ, मुझे दे दो, मैं पकड़ती हूँ। ना ना रितिका बहू, मैं खुद इन्हें पकड़ सकती हूँ। ना तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और ना ही मैं अभी तक बूढ़ी हुई हूँ तेरी तरह। हाँ, आप मुझे बूढ़ी क्यों बोल रही हो? तू मुझे कमजोर ही समझती है, जबकि मैं तो तुझसे भी स्ट्रांग हूँ, समझी? चल, जा जाकर रात के खाने की तैयारियां कर, और उस बिल्लो से कह दे कि आज रात को मुझे खट्टी मीठी दाल खानी है, और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। और खबरदार, अब मुझे पुकारा तो मैं एक बहुत ही शुभ काम करने जा रही हूँ। नंदा आगे चली जाती है और रितिका मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, खुद को तो किसी गांव की महारानी ही समझती है ये मोटी। ठूस ठूस कर भैंस जैसी हो गई है, बस हुक्म चलाना आता है इसे, और कुछ नहीं। इडियट, नॉनसेंस। नंदा उन 3 काजू के डब्बों को टेरेस पर जाकर एक गुप्त अलमारी में छुपा देती है। मेरे पूरे घर की सबसे सीक्रेट जगह, छत की गुप्त अलमारी। यहाँ रखा हुआ सामान तो किसी को भी नहीं मिल पाएगा। अब मेरे इन कोहिनूर सामान काजू पर किसी की भी लालची और लोभी नजरें नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगले दिन जब नंदा वापस से छत पर आती है, तब वो देखती है कि काजू का 3रा डब्बा भी खाली हो चुका है। ये देखकर नंदा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो हॉल एरिया में जाकर सभी से गुस्से से कहती है, 3रा डब्बा भी खाली हो गया है। कल ही मैंने 3 डब्बों को छुपा कर रखा था, और आज 3रा डब्बा भी खाली हो गया। किसकी काली करतूत है ये? हाँ, बोलो जल्दी। हाय हाय, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ बड़ी मालकिन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ
कि ये सब इस रितिका बहू ने ही किया है, क्योंकि कल जब मैं काजू के डब्बों को गुप्त जगह छुपाने जा रही थी, तभी काली बिल्ली की तरह इस रितिका ने ही मेरा रास्ता काटा था और स्वादिष्ट काजू की लालच में इसने मेरा पीछा किया होगा और फिर मेरे काजू चुराकर खा लिए होंगे। क्यों रे चुड़ैल, सच बता, ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? मैंने आपके काजू नहीं खाए, मेरा यकीन कीजिए। मानव, तुम्हारी कसम, मैंने माँ जी के मायके के काजू नहीं खाए हैं। अरे तो फिर किसने खाए मेरे मायके के काजू? नंदा सबसे पूछती है, लेकिन इस बार भी सभी नहीं कहते हैं। नंदा अब बहुत ही चिंतित हो जाती है। रात में जब रितिका नींद से उठती है, तब उसे गर्मी लगने के कारण वो छत पर खुली हवा खाने जाती है और वहां वो नंदा को काजू खाते हुए देख लेती है और वो उसकी तस्वीर अपने फोन में खींच ही लेती है। अगली सुबह फिर से नंदा सबको आकर चिल्लाने लगती है, लो कर लो बात, अब तो चौथे काजू का डिब्बा भी खाली हो चुका है। कौन है वो काजू चोर? किसने फिर से काजू चुराने की जरूरत की है? मुझे पता है किसने आपके काजू चुराए हैं और किसने उन्हें गटका है, और मेरे पास सबूत भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रितिका? रितिका सभी घर वालों को एक फोटो दिखाती है जिसमें नंदा छत पर काजू खा रही होती है, वो भी आधी रात को। सभी उस फोटो को देखकर चौंक जाते हैं। माँ? हाँ माँ जी खुद ही अपने काजू खाती है और बाद में हम सबसे कहती है कि हमने उनके काजू खाए हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनकी याददाश्त ही इतनी कमजोर है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और यही है वो वजह जिस कारण ये पिछली रात जो हुआ सब भूल जाती है। नंदा ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही गलती का इल्जाम आप सब पर लगाया है। नहीं माँ जी, आपको इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपने जानबूझकर थोड़ी किया है। और हाँ, चिंता मत करो मानव की माँ, क्योंकि माँ जी ने तुम्हारे मायके से और 5 डब्बे काजू भिजवा दिए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे ही लिए। सच? अरे वाह, फिर तो हम सब मिलकर एक पूरा डब्बा काजू खाएंगे और काजू पार्टी करेंगे। फिर सभी एक साथ मायके के काजू खाते हुए काजू पार्टी मनाते हैं और इस तरह काजू की ये उलझन दूर हो जाती है।